हेलो एंड वेलकम टू लीगल नॉलेज विद एडवोकेट नूर याकूब शेख। तो आज का टॉपिक हमारा है कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट होता क्या है और ये किन किन लोगों पे एप्लीकेबल होता है। तो आप आज के इस वीडियो में जानेंगे कि कौन किस पर केस कर सकता है। जी हाँ, सिर्फ बहू ही अपनी सास पे, नंदों पे, देवर पे, जेठ पे, हस्बैंड पे या हस्बैंड के ब्लड रिलेशन वालों पे केस नहीं कर सकती है। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंदर सास को, ननंद को, यहाँ तक कि देवरानी जेठानी को, यहाँ तक कि दूर की रिश्तेदार जो फीमेल है उनको भी राइट्स होता है कि उस बहू, यानी कि वो बहू जो झूठे केसेस कर रही है या फिर वो बहू जो ऐसे अत्याचार कर रही है, तो उनके ऊपर वो केस फाइल कर सकते हैं। तो कैसे फाइल करेंगे, क्या है डीवी का पूरा एक्ट और ये एक्ट कब आया, कैसे आया, इसका मिसयूज कैसे हो रहा है और आप इसका सही यूज कैसे कर सकते हैं, ये जानेंगे हम आज की वीडियो में। तो आज की वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो में। तो देखिए, सबसे पहले हम समझेंगे डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है क्या। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 के अंदर आया था ऐसी फीमेल्स को प्रोटेक्शन देने के लिए। अगर हम पीछे जाते हैं, जैसे 70s में और 80s में क्या होता था कि अगर फीमेल अपने हस्बैंड या अपने ससुराल वालों के खिलाफ कंप्लेन लेकर जाती थी, पहली बात तो जाते ही नहीं थे कंप्लेन लेकर, क्योंकि पुलिस के हार्ड डिस्क में ये फिट था कि फैमिली मैटर्स की कंप्लेन नहीं होती है। अगर कभी कोई फीमेल चली भी गई तो उन्हें ये बोल के वापस भेज देते थे कि ये आपका फैमिली मैटर है। उल्टा पुलिस वाले ही बैठ के काउंसलिंग करते थे कि आपको हस्बैंड छोड़ देगा तो ऐसा होगा वैसा होगा। फिर अगर आपके इन लॉज आपके लिए सब कुछ है, मतलब एक अलग ऑरा में हम जी रहे थे, एक अलग एरा में हम जी रहे थे। फिर एक रिवोल्यूशन आया और फिर 1975 से लेके 1995 तक एक बहुत बड़ी जंग लड़ी गई। मतलब वो जंग उस तरीके की नहीं, एक पेपर पे जंग, एक आर्टिकल्स के थ्रू जंग। देखिए, जब सोशल मीडिया का ज़माना नहीं था तो ऐसे बहुत सारे सोशल वर्कर, ऐसे बहुत सारी फीमेल रिफॉर्मर्स, ऐसे बहुत सारे वुमेन प्रोटेक्शन एक्ट लाने के लिए ट्राई कर रहे थे लोग, जिसके लिए बहुत सारी फाइट्स हो रही थी, बहुत सारे एनजीओज थे, बहुत सारे आर्टिकल्स लिखे गए। यहाँ तक कि इंडिया के बाहर यूएन में भी जाकर उन पर डिस्कशन किया गया। एक रेशो निकाला गया कि कितने फीमेल्स है, मतलब 50% तक रेशो था कि उसमें लोग जहर दे के मार दे रहे हैं बहू को, या फिर लोग मोस्टली जला कर मार दे रहे। जला के मारना सबसे अच्छा कॉन्सेप्ट था, हमने मूवीज़ में भी देखा ही है। तो जला के मार देने से क्या होता था कि ये बोलेंगे कि भाई स्टोव फट गया। पहले गैसेस बहुत कम होते थे तो स्टोव होते थे या फिर वो पाइप वाली गैस होती थी, तो बोले ये फट गया और उससे वो मर गई। तो इस तरीके के बहुत सारे कांड हुए और फिर बहुत सारा ऐसा भी चीज़ें हुई कि वाइफ्स को मार के कहीं गायब कर दिया, पता नहीं चला। तो इन चीज़ों के चलते एक रिवोल्यूशन हमेशा आता था कि हर चीज़ के लिए एक रिवोल्यूशन आता है। तब फिर 2005 में ये एक्ट आया कि अब दहेज देना और लेना दोनों माना जाएगा कानूनी जुर्म। अगर कोई दहेज लेता है और उसकी कंप्लेंट की जाए तो उस पर हो जाएगी डीवी एक्ट की कंप्लेंट। और फिर आया सेक्शन 498A आईपीसी, जिसके अंदर हस्बैंड के घर वालों पर हो जाएगी एफआईआर। तो इसके चलते बाकी आप लोग सब अवेयर ही है, हर कोई सोशल मीडिया यूज़ ही करता है, इसका यूज़ होने लगा। इसकी वजह से लोगों को बहुत फ़ायदा होने लगा, मेल्स डरने लगे, दहेज लेने का सिस्टम कहीं ना कहीं कम होने लगा और फीमेल्स को बहुत हद तक आराम मिलने लगा। इससे क्या हुआ, फीमेल्स को आराम मिलने के बाद में वो थोड़ी डेवलप हुई, फिर वो लोग आ गई फेमिनिज्म में। फिर उन लोगों ने भी जॉब करना स्टार्ट किया, कंधे से कंधा मिला के अपने हस्बैंड के साथ, मेल मेंबर्स के साथ में काम करना और फिर दुनिया में आगे बढ़ना। और धीरे धीरे कंधे से कंधा मिलाने के बाद में वो कंधे से ऊपर चली गई, यानी कि वो ज़िंदगी में आगे, मतलब फीमेल ही सब कुछ। और फिर धीरे धीरे इस लॉ का होने लगा मिसयूज़। अब वो मिसयूज़ कैसे होता है, वो यही होता है कि अगर आपकी हस्बैंड से नहीं बन रही है या आपने कहीं और लव मैरिज करनी थी, आपके पेरेंट्स ज़बरदस्ती शादी कर दी है, या आपको आपके इन लॉज के साथ नहीं रहना है, या आपके इन लॉज आपके मैार पे नहीं उतर रहे, या आपको लगता है कि अब आपको अलग होना है, या एक ही बेटा देखकर आपने शादी किया था और आपका प्लान था कि सब कुछ प्रॉपर्टी आपके हिस्से में आएगी, या आप डोमिनेटिंग नेचर के हैं, या आप डोमिनेट करना चाहते हैं अपने हस्बैंड को, हस्बैंड की फैमिली वालों को, या आपकी ननद का आना आपको पसंद नहीं है, या फिर उनके फैमिली मैटर्स में आप चाहते हैं कि आप उसमें सरपंच बन के रहे, या फिर आपकी वैल्यू ज़्यादा हो, या आपके मायके वालों ने आपको इतना बूस्ट कर दिया है। अभी मैं आपको एक क्लिप चला के दिखाऊंगी, आपको क्लिप देखिए फिर हम आगे डिस्कस करेंगे। देख, अब तूने गृहस्थ जीवन में कदम रखा है, मेरी बातों को ध्यान से सुन और गांठ बांध ले। माँ, मुझे समझाने की जरूरत नहीं, मैं सब समझती हूँ। शाबाश शाबाश। पति की पूजा करनी चाहिए, पति को भगवान समझना चाहिए। पति को भगवान नहीं, शैतान समझना चाहिए। माँ, ये उल्टा सबक क्यों पढ़ा रही हो? यही सीधा सबक है। दिन भर खाओ पियो ऐश करो, जब पति घर में आए तो हाय सर में दर्द है, उई
पेट में दर्द है, ओह पैर में दर्द है, भूख नहीं लगती, कुछ खाया ही नहीं जाता। हाय राम, माँ का खाती हूँ, माँ का पहनती हूँ, तुमने मुझे दिया ही क्या है? मेरे तो नसीब फूट गए। कभी चीख के कहना, कभी मुंह बिसोर के कहना और कभी रो के कहना। बस और कुछ? नंबर 2, मर्द के चाल चलन को हमेशा शक की नजर से देखना। उठते बैठते इल्जाम लगाना, हाथ बढ़ाए तो झटक देना, हाथ लगाए तो काट खाना। बस फिर क्या है, थोड़े ही दिनों में पति तेरी मुट्ठी में होगा, तेरे चरणों में होगा और फिर तू भी मेरी तरह ऐश करेगी। बेटी, ये मर्द की मूछें हैं, शादी होते ही झुक गई तो झुक गई, वरना जन्म भर ऊंची रहे। तो देखा आपने वीडियो। तो अगर इस तरीके से अगर आपकी वाइफ की माँ यानी कि लड़की की माँ अपने एक्सपीरियंस के बेस पे जिस तरीके से उसने अपने हस्बैंड को डरा धमका के रखा है, यानी कि वो 70s 80s वाली माँ, और वो आज 2000 के ज़माने में यानी कि 2002 से लेके आज तक के ज़माने में अगर वो अपनी बेटी को शादी कर रही है और इस तरीके की पट्टी पढ़ा रही है, तो उन लड़कियों का माइंड सेट हो जाता है कि कुछ भी हो जल्दी से जाकर हमको करना है डोमेस्टिक वायलेंस का केस फाइल। वो करने से क्या होता है, सबसे पहले हो जाता है मेंटेनेंस पास, मतलब आप हस्बैंड के साथ रहो चाहे ना रहो, लेकिन उसके पैसे पे आपका हो जाता है हक। तो कम से कम अगर देखिए आपका हस्बैंड ज़्यादा अच्छा कमाता है तो आप ज़्यादा अर्न करता है तो फिर आप ज़्यादा मेंटेनेंस मांगते हैं, कम कमाता है तो कम, लेकिन कुछ ना कुछ तो आपको मिलता है। नहीं में भी अगर हस्बैंड बेरोजगार है तो भी उसे 7000 मिनिमम पे करना ही होता है। तो कितना अच्छा है ना, मतलब हस्बैंड के साथ रहो नहीं रहो आपको 7000 कम से कम मिनिमम मिल रहा है। फिर आप आपकी लाइफ में ऐश करके जियो, फिर आपको एलिमनी भी मिलेगी, फिर आपने डोमेस्टिक वायलेंस का केस किया है, फिर आपने मेंटेनेंस का केस किया है, सेक्शन 125 में केस किया है, फिर आपको उससे डिवोर्स भी मिल जाएगा आगे चल के, और फिर आपके ससुराल वाले डर के भी रहेंगे। इसमें 2 सिचुएशन हो जाती है। सम टाइम क्या होता है कि लोग फाइट करते हैं और फिर डिवोर्स लेते हैं और अच्छा खासा पैसा लेते हैं। सम टाइम क्या होता है कि हस्बैंड इतना डर जाते हैं। ऐसे बहुत सारे मैटर्स हैं, मुझे कॉल भी आते हैं और ऐसे सराउंडिंग में भी बहुत सारे लोग मुझे मिलते हैं और बताते हैं कि अभी मुझे रिसेंटली मेरे ही एक सब्सक्राइबर मिले थे JMFC कोर्ट में। उन्होंने बोला कि इतना ज़्यादा केसेस कर दिए हमारी बहू ने कि हमने अपने बेटे को बोला जाके बहू के साथ ही रहो, और अभी बहू को शिफ्ट कर दिया है मालेगांव में या मालेगांव के साइड में कहीं पर, आई होप वो मुझे सुन रहे होंगे, तो वहाँ उसको शिफ्ट कर दिया। मतलब कि लड़ना नहीं है, अभी कितना लड़ेंगे ना। ऑब्वियसली बात है, एक नॉर्मल इंसान के पास में ना ही इतना पैसा होता है, ना ही इतनी कानून की समझ होती है, और ना ही एडवोकेट को देने के लिए इतनी फीस होती है कि वो लड़े, यहाँ वो लड़ेंगे वहाँ वो केसेस करेगी। तो इसके लिए सही गाइडेंस क्या होना चाहिए, आपको एक ऐसा अच्छा लॉयर चाहिए जो आपको बताए कि अगर आपकी वाइफ ने आपके ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस का केस किया है, सेक्शन 125 किया है, या आप पर 498A फाइल किया है, या आप पर रेप केस फाइल किया है, आपके ऊपर, आपके बाप के ऊपर, आपके ख़ानदान के ऊपर, या आपके ख़ानदान के मेल मेंबर फीमेल मेंबर पे कोई भी केस किया है या करने वाली है, तो आप सबसे पहले ये जानिए कि आपके घर की फीमेल्स को भी राइट से उस सेम सेक्शन में केस करने के लिए। तो लड़का क्या कर सकता है कि अपनी माँ के थ्रू, सबसे अच्छा उनके पास रीज़न है कि वो अपनी माँ के थ्रू एक डोमेस्टिक वायलेंस केस फाइल करवाए। किस तरीके से उन्हें परेशान करती थी, किस तरीके से वो घर में एक आतंक मचा के रखती थी और किस वजह से वो गई है और उसका इंटेंशन है केस फाइल करने का, तो आप ये करवा सकते हैं। दूसरा, लड़का खुद उस लड़की के ऊपर सेक्शन 125 के अंदर एक केस फाइल कर सकता है कि मैं इतना कैपेबल नहीं हूँ कमाने के और मेरी वाइफ इतना अर्न करती है, मैंने शादी किया था कि हम दोनों मिलके एक अच्छी फाइनेंशियल लाइफ भी जिएंगे, मैट्रिमोनियल लाइफ भी जिएंगे, बच्चों को अच्छी परवरिश देंगे, घर लेंगे। हर कोई यही सोच के शादी करता है, कोई ये नहीं सोचता है कि शादी करने के बाद हमें झोपड़े में रहेंगे, हर कोई सोचता है कि हम आगे ग्रो करेंगे। तो अब ये मुझसे ज़्यादा अर्न करती है, मैं कम अर्न करता हूँ, तो ये मुझसे मेंटेनेंस मांगे, इसके पहले मैं इससे मेंटेनेंस मांगता हूँ कि ये जो मुझे छोड़कर गई है तो इसका हक बनता है शादी के बाद मुझे संभालने का। और देखिए ये सब ना कानूनी दाव पीछे, आप जब कोई ऐसा एडवोकेट करेंगे जो इन चीज़ों को बारीकी से जानता है तो वो आपको इसमें हेल्प करेगा। तो आप आपकी बहन यानी कि जो शादीशुदा बहन है और जो आकर मैट्रिमोनियल होम में रहती थी, तो आप उन सिचुएशन को लेकर भी उन पर केस फाइल करवा सकते हैं। या आपकी कोई ऐसी बहन जिसकी शादी नहीं हुई है, या आपकी बुआ जिनकी शादी नहीं हुई है, या फिर जो विडो है या जो आपके ही घर में रहती है, आप उनके थ्रू भी इन पे केसेस कर सकते हैं। केसेस से जीतने का सबसे अच्छा तरीका आपका है डिफेंस नहीं ऑफेंस। आप जब भी आपके ऊपर केस हो रहा है या होने वाला है,
आप सामने वाली पार्टी पे 2-3 केस डाल दो, और केस वही डालो जो आपको लगता है कि ये क्रॉस केस रहेगा और इसी के थ्रू मैं जीत कर इसे हरा सकता हूँ। तो देखिए ऐसे केसेस, और ये सिर्फ मैं जो बोल रही हूँ ना आपको, ये सिर्फ किताबी बातें नहीं है, ये हमने खुद किया है। मेरे बहुत सारे मैटर्स में जब मैंने क्लाइंट को सामने से केसेस दिलवाए हैं, तभी ही जाके लड़की वाली पार्टी या फिर लड़के वाली पार्टी, मतलब जो भी इसमें ऑफेंसिव है या जो भी इसमें गलत है, वो हमेशा डरे हैं, दबे हैं और बैठ के एक पेज पर आए हैं और मैटर को आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट किया है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इस बारे में आप और जानकारी चाहते हैं, इस बारे में आप 1-to-1 बात करना चाहते हैं, तो अपॉइंटमेंट लेकर मुझे कॉल कर सकते हैं। कॉल करने के लिए आपको नंबर्स दिए हुए हैं, आप इन पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। व्हाट्सअप पे आपको लिंक आती है, आप उस लिंक पे पेमेंट करने के बाद में आपका अपॉइंटमेंट का स्लॉट बुक कर सकते हैं। नॉर्मली लोग क्या करते हैं, डायरेक्टली कॉल करते हैं और कॉल करके अपना नाम वगैरह भी नहीं बोलते, डायरेक्टली अपनी इन्फॉर्मेशन स्टार्ट कर देते हैं। तो ऐसा मत कीजिए। बार बार मैंने आपको बताया है कि मॉर्निंग 11 से इवनिंग 5 तक ही मैं ऑनलाइन अपॉइंटमेंट्स लेती हूँ और आफ्टर 5 to 7 में ऑफिस में मिलती हूँ। तो जो लोग भी पूना रहते हैं वो ऑफिस में आके मिल सकते हैं, जो आउट ऑफ द पूना रहते हैं वो मुझे कॉल के थ्रू अपॉइंटमेंट लेकर कनेक्ट कर सकते हैं। ये वीडियो बनाने का इंटेंशन यही था कि अभी रिसेंटली रमज़ान में और रमज़ान से पहले ऐसी बहुत सारी अपॉइंटमेंट्स बुक हुई जिनमें यही मैटर्स थे कि लड़की ने डोमेस्टिक वायलेंस केस कर दिया है, अब मैं क्या करूं, लड़की ने मेरे पर पॉइंट ए कर दिया है, अब मैं क्या करूं। मैक्सिमम लोगों ने अपने बच्चों को शिफ्ट कर दिया, मतलब अपने बेटे को बहू के साथ शिफ्ट कर दिया है। बहुत सारे लोग अंडरग्राउंड हो जाते हैं, बहुत सारे लोग सेटलमेंट कर लेते हैं पहले ही कि बस हमें ख़त्म करना है। और बहुत सारी ऐसी फीमेल्स हैं जो बेचारी एक्चुअल जेन्युइन है और वो लड़ नहीं पा रही है और वो बस यहाँ से वहाँ भटक रही है, ना ही उन्हें प्रॉपर एडवोकेट्स मिल रहे हैं, ना ही उन्हें प्रॉपर नॉलेज मिल रही है। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। आप इस वीडियो के थ्रू ही अपना लीगल रिसर्च स्टार्ट कीजिए। मेरा वीडियो सुनिए, मैंने जो बोला है उसके लिए आप डीवी का एक्ट निकालिए, डीवी के एक्ट को अच्छे से रीड करिए, रीड करके अपनी खुद की लीगल रिसर्च बनाइए और फिर आपको मैंने फ्री लीगल एड के लिए भी एक वीडियो बनाई हुई है, आप वो करके उसको फॉलो करके आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से जाकर एक फ्री लीगल एड भी ले सकते हैं। आपको एक एडवोकेट भी मिल सकता है, आप उस एडवोकेट के थ्रू भी अपना केस फाइल कर सकते हैं, आप खुद भी इन पर्सन कोर्ट में खड़े हो सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसी ही एक नई लीगल नॉलेज के साथ।